अध्याय 8 विकेंद्रीकरण कीजिए या मर जाइए। इतिहास के अनुसार जो ब्लू कॉलर काम करते हैं उनमें बिल्कुल सुरक्षा नहीं है, क्योंकि विदेशी कर्मचारी ये काम कम पैसों में करेंगे। मगर आज की दुनिया का तीव्र स्पर्धात्मक अर्थशास्त्र फायदे से वंचित कंपनियों को मजबूर कर रहा है कि वे लाखों व्हाइट कॉलर काम बाहर के देशों से करवा ले। परिणामतः अब काम में सुरक्षा जैसी कोई चीज नहीं है। एक छोटे मजदूर से लेकर वरिष्ठ व्यवस्थापक तक किसी की भी नौकरी आज सुरक्षित नहीं है। इसके लिए सबको जरूरी है कि घरेलू सोना खान से बाहर निकालना शुरू करे और अपनी कमाई का विकेंद्रीकरण करे। अध्याय 8 विकेंद्रीकरण कीजिए या मर जाइए। छोटे इन्वेस्टर के लिए सर्वोत्कृष्ट नसीहत यही होगी, विकेंद्रीकरण करो। एलन ब्राउ। जागतिकीकरण ग्लोबलाइजेशन का असर हमारे जीवन पर किस प्रकार होता है, इसके बारे में हम यह कुछ जानकारी है जो मैंने इंटरनेट से इकट्ठा की है। आप अभी जो पढ़ने जा रहे हैं वह बिल्कुल वास्तव है। काम करने की उम्र में होने वाले लाखों लोगों के लिए यह वास्तव आजकल सर्वसाधारण बनने वाले एक सर्वव्यापी प्रवृत्ति का बहुत ही डरावना चित्र खड़ा कर देगा। जॉर्ज स्मिथ ने अपनी मेड इन जापान घड़ी का अलार्म 6 AM पर लगाया था और जो का वह दिन बहुत ही जल्दी ही शुरू हो गया। जब तक उसके मेड इन चाइना कॉफी पॉट में कॉफी बन रही थी, तब जो ने अपने मेड इन हांगकांग रेजर से हजामत बनाई। मेड इन इंडिया के कुकिंग पैन में नाश्ता बनाकर वह अपने मेड इन फिलीपींस का कैलकुलेटर लेकर बैठ गया देखने के लिए कि आज वह कितना पैसा खर्च कर सकता है। उसके मेड इन श्रीलंका की शर्ट पहनी और मेड इन सिंगापुर की टाई बांधी। मेड इन ब्राजील के शूज डाले। बाद में उसने अपनी मेड इन ताइवान घड़ी मेड इन मलेशिया के रेडियो के मुताबिक सेट की और अपनी मेड इन मैक्सिको कार में बैठकर वह उसी कार पर निकला जिसके लिए वह एक साल खाक छान रहा था, नौकरी ढूंढने का काम। जब वह निराशाजनक विफल दिवस बीत गया, तब जो को थोड़ा विश्राम करना चाहा। उसने मेड इन चिली वाइन से अपना ग्लास भर दिया और मेड इन इंडोनेशिया का अपना टीवी शुरू किया। टीवी देखते समय वह सोच रहा था कि मुझे अच्छी आमदनी देने वाली नौकरी अमेरिका में क्यों नहीं मिल सकती। यदि जॉन स्मिथ एक काल्पनिक व्यक्ति है, फिर भी घरेलू वस्तुओं का उसका हर दिन का जो अनुभव है वह बहुत ही असली है और नौकरी ढूंढने की उसकी विफल कोशिश भी असली है। जॉ के घर में दुनिया भर के देशों में बनी हुई चीजें भरी पड़ी है, मगर जॉ ने कभी भी नहीं सोचा था कि उन चीजों को खरीदने का बुरा असर अमेरिकन अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार होता है। लेकिन जब वह काम ढूंढने के लिए फिरने लगा, तब उसे सोचना ही पड़ा। तब उसे समझ गया कि सस्ती इंपोर्टेड चीजें खरीदने के लिए अमेरिका को अपने बहुमूल्य चीज एक्सपोर्ट करनी पड़ती है और वह है काम, नौकरियां। दुर्भाग्यवश जो को अपनी नौकरी की जाने के बाद यह बात ध्यान में आई कि जागतिकीकरण का प्रभाव अमेरिका की जॉब मार्केट पर हो रहा है। बेकारी बुरी बात और अधिकाधिक बुरी होने वाली बात। आजकल नौकरी के लिए खाक छानने वाला जॉ अकेला नहीं है। जब मैं इसे लिख रहा हूँ तब सरकार ने घोषित करा है, संख्यात्मक तथ्यों के अनुसार 6.4% व्यक्ति बेकार है। 15 करोड़ लोग जो काम करने की उम्र में ही है, उनमें से 10 लाख लोग बेकार है। कीमत सरकार ऐसा कह रही है। सत्य बात दूसरी ही है। बेकार लोगों की संख्या 10% है, मतलब 15 लाख के आसपास लोग बेकार है। अमेरिका में यह प्रवृत्ति बढ़ रही है। असली संख्या और सरकारी संख्या में इतना फर्क क्यों है? सरकार का तर्कशास्त्र ऐसा ही होता है कि तोड़ मरोड़ कर पेश करना ताकि गलत धारणा बने। वाशिंगटन सिर्फ उन लोगों को बेकार मानता है जिन्हें बेकारी के लिए सरकार से सहायता मिलती है।
सरकारी तर्कशास्त्र इस प्रकार काम करता है। अगर आपकी नौकरी चली गई है और आपने बेकारी का आवेदन पत्र नहीं दिया है, तो आप बेकार नहीं हैं। बेकार होने के लिए सरकार से मिलने वाली मदद का कालावधि अगर खत्म हो गया है, तो आप बेकार नहीं हैं। अगर आप एक महाविद्यालयीन छात्र हैं और काम ढूंढ रहे हैं, तो आप बेकार नहीं हैं। अगर आपने हताश होकर नौकरी ढूंढना छोड़ दिया है अथवा आपने जल्दी निवृत्ति ले ली है, तो आप बेकार नहीं हैं। परिणामतः लाखों अमेरिकन लोग ऐसे हैं कि जिन्हें नौकरी की अत्यावश्यकता है, परंतु सरकार का श्रम विभाग उन्हें बेकारों में ही नहीं गिनता है। असली संख्यात्मक तथ्य इस प्रकार है कि 94 लाख लोगों को बेकार होने से सरकारी मदद मिलती है। 47 लाख लोगों ने ऐसी मदद के लिए आवेदन पत्र नहीं दिया है या जिनका मदद का कालावधि खत्म हो चुका है। मतलब आज अमेरिका में 14 करोड़ 10 लाख लोग बेकार है। वाशिंगटन में घोषित कराई गई संख्या से यह संख्या 50% अधिक है। अब इनमें 48 लाख लोगों को जोड़ दीजिए। इन लोगों की अच्छी नौकरी चली गई है और उनके कम तनख्वाह की अंशकालीन नौकरी करनी पड़ रही है। अंतिम कुल संख्या होती है 20 करोड़। ये ऐसे लोग हैं जो बेकार है या जिनको अच्छी नौकरी नहीं है। शुरू में बताई गई कहानी के स्मिथ जो के बारे में एक बात बहुत अच्छी है कि उसके समानशील बहुसंख्य है जो अकेला नहीं है। आपके कॉलर का रंग अब निरर्थक है। जागतिकीकरण का सबसे जोरदार फटका मिला है कारखानों में काम करने वाले अकुशल मजदूरों को। ये ब्लू कॉलर मजदूर हमेशा डरे हुए रहते हैं कि कब उनका काम एशिया में या मैक्सिको में भेजा जाएगा, जहां मेहनत का काम सस्ता है और विपुल मात्रा में मिलता है। जो व्हाइट कॉलर कर्मचारी है, कचहरियों में काम करने वाले, वे हमेशा अपने ज्ञान और काबिलियत के बारे में सोचते हैं और काम के स्थानांतरण से खुद को बचाना चाहते हैं। परंतु ईस्वी सन 2000 के वसंत ऋतु में डॉक्टर कॉम के बॉब का विस्फोट हुआ। तब से यह चित्र बदल गया है। तब से जो 3 लाख नौकरियां चली गई, उनमें व्हाइट कॉलर सबसे अधिक है। इतिहास कहता है कि बेरोजगारी खत्म होने के बाद सबसे पहले व्हाइट कॉलर कर्मचारियों को नौकरी पर फिर से बुलाया जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ईस्वी सन 2001 के बेरोजगारी के काल से जो 27 लाख काम चले गए, उसका कारण था यूएस के अर्थव्यवस्था में हुई स्थायी परिवर्तन। ये गए हुए काम फिर आने वाले नहीं हैं। न्यूयॉर्क की रिजर्व बैंक के एक रिपोर्ट में कहा गया है जो काम चले गए हैं उनमें है हवाई पायलट, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, मिडल मैनेजर्स, रिटेलर्स, टेलीकॉम कर्मचारी आदि। इसका परिणाम क्या हुआ? अपना घर चलाने के लिए पायलट टैक्सी चलाते हैं और इंजीनियर स्टारबक्स में कॉफी बना रहे हैं, और ये सब हिमनग का सिर्फ सिरा है। सामान्य प्रवृत्तियों पर संशोधन करने वाली एक फर्म ने अनुमान लगाया है कि ईस्वी सन 2015 तक 33 लाख काम विदेश में भेजे जाएंगे और इसमें सिर्फ मजदूरों के काम नहीं होंगे पर व्हाइट कॉलर काम भी होंगे। व्हाइट कॉलर पर भारतीय स्याही का चिरस्थायी धब्बा। आज दुनिया चीजें जिस प्रकार बांट लेती है, उसी प्रकार काम भी बांट लेती है। अधिकांश विदेशी लोग जो इंग्लिश सीखते हैं, उच्च आमदनी के व्हाइट कॉलर कामों पर अपना अधिकार जताते हैं। ये काम वैसे एक जमाने में सिर्फ अमेरिकन लोगों को ही मिलते थे। हर दिन हजारों काम विदेशियों को मिल रहे हैं, जैसे कि कस्टमर सपोर्ट, मेडिकल एनालिसिस, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, फॉर्म भरना, ऑर्डर्स लेना, अकाउंटिंग, आर्किटेक्चर और कायदा संबंधी काम। फाइनेंशियल टाइम्स में हाल ही में एक सुर्खी छपी गई थी, नौकरी के उद्योग का जागतिकीकरण हो गया है। उच्च आमदनी के व्यवसाय कम काम
कम कीमत वाले देशों में जा रहे हैं। इस लेख में आगे कहा गया था कि यूएस के 13 लाख वित्तीय सेवा के काम और यूरोप के 2 लाख वित्तीय सेवा के काम भारत में, मलेशिया और चाइना में जाने वाले हैं ईस्वी सन 2008 तक। आज दुनिया सही अर्थ में एक विश्वग्राम बन गया है और इंग्लिश यहाँ की सबसे प्रभावशाली भाषा है। तभी तो 25 करोड़ चीनी लोग इंग्लिश सीख रहे हैं। यह संख्या अमेरिका के जनसंख्या के बहुत ही करीब है और जब ये इंग्लिश बोलने वाले चीनी लोग काम करने लग जाएंगे तब उन्हें ज्ञान प्राप्त होगा कि उनके पास कंप्यूटर्स होंगे, वे इंटरनेट पर जाएंगे, उनके पास सेल फोन होंगे और यूएस में प्रचलित आमदनी के 1.10 पैसे में वे राजी खुशी काम करेंगे। इनमें जोड़िए दुनिया भर के वे लाखों लोग जो सुशिक्षित, महत्वाकांक्षी और अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। इसका मतलब है कि बैंकों में, ब्रोकरेजेस में और कायदे की फर्मों में उन कर्मचारियों का महासागर उछलेगा जो होशियार है, चतुर है और कम वेतन में काम करने के लिए राजी है। अब ऊंचा वेतन मांगने वाले मुट्ठी भर अमेरिकन लोगों की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। अगर आप किसी बड़ी बैंक के प्रमुख हैं तो आप क्या करेंगे? अपने आईटी सॉफ्टवेयर के लिए पर घंटा $60 और दूसरे फायदे देकर अमेरिकनों को यह काम सौंपेंगे। अगर आपको अपने स्टॉक होल्डर्स को प्रसन्न रखना है और आपको नौकरी अबाधित रखनी है तो आप यह काम भारत ही भेजेंगे ना? हाय श्रीयुत और श्रीमती ज्ञान संपन्न कर्मचारियों, आपके व्हाइट कॉलर पर जागतिकीकरण के कारण धब्बा हो गया और दूसरे धब्बों की तरह यह धब्बा समृद्ध अर्थव्यवस्था से धुलने वाला नहीं है, क्योंकि यह धब्बा भारतीय स्याही का है और वह चिरस्थायी है। आप भविष्यकाल के लिए तैयार रहिए, क्योंकि भविष्यकाल अभी ही है। यह सावधानी का इशारा है। बिल्कुल मत समझिए कि व्हाइट कॉलर नौकरियों का स्थानांतरण होने का मेरी नौकरी से कुछ संबंध नहीं आएगा। मैं पदोन्नति के लेने तक नौकरी करता ही रहूंगा। आप जब यह पढ़ रहे हैं तब यूएस के और यूरोप के सब काम कॉन्कॉर्ड से अधिक तेज रफ्तार से एशिया में जा रहे हैं। सबूत, अपने सब डाटा ट्रांजैक्शन केंद्र भारत में स्थानांतरित करने से यूएस बैंक ने 4 सालों में $8 बिलियन की बचत की है। आज अमेरिका में ऐसी कॉर्पोरेशन है जिनका प्रबंधक अधिकारी अमेरिका में रहते हैं और उनके सेक्रेटरी भारत में रहते हैं। भारत में जो सेक्रेटरी की तनख्वाह होती है वह अमेरिकन तनख्वाह से 5 गुना कम है। तो फिर यूएस में काम उपलब्ध है या नहीं? है, बेशक है। वेटर, अस्पताल के कर्मचारी, सुरक्षा रक्षक जैसे काम की बहुत मांग है, मगर ये काम झंझट वाले हैं और वेतन बहुत ही कम। आप इतनी ही आशा रख सकते हैं कि हर घंटे $6 से हर घंटे $10 तक की उन्नति मिले। आप कितने भी अच्छे होंगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यह चित्र कुछ अच्छा नहीं है। जिंदगी की पहली बेहतर बनाने के लिए क्रियाशील रहिए। देखिए, यह पढ़ते समय आप प्रायः बेरोजगारों की पंक्ति में नहीं हैं। यह मैं जानता हूँ, इसलिए आप मानते होंगे कि ये सब बातें आपको लागू नहीं होती है। पर थोड़ा पीछे आकर आप इस विशाल चित्र की और गौर से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भविष्यकालीन प्रत्याशा की पहली का सिर्फ एक टुकड़ा है, बेरोजगारी। अब कुछ दूसरे टुकड़े की ओर नजर डालिए और ये टुकड़े भी कुछ अच्छे नहीं हैं। पहली का टुकड़ा, बहुतांश कर्मचारियों के लिए निवृत्ति बचत नाम की कोई चीज नहीं होगी। एक संशोधन के अनुसार 25 और 64 साल उम्र के बीच होने वाले 50% से अधिक कर्मचारी का निवृत्ति बचत का खाता ही नहीं है। पहली का टुकड़ा, 50% से कम कर्मचारी ही कहते हैं कि वे अपने काम से संतुष्ट हैं।
ग्राहक संशोधन केंद्र के अनुसार अमेरिका में नौकरी में संतुष्ट होने का रिकॉर्ड सबसे नीचे गिर चुका है। पहली का टुकड़ा। अमेरिका की कॉर्पोरेशन पेंशन की जो व्यवस्था है वह तूफान का सामना कर रही है। बिजनेस वीक पत्रिका के अनुसार पेंशन योजनाओं में 3.5 ट्रिलियन डॉलर का घाटा है। इसका हर्जाना देने के लिए कॉर्पोरेशन अपने वे यूनिट बेच रहे हैं जिनमें वयस्क कर्मचारी हैं जिनको पेंशन का लाभ अब नहीं होगा। दूसरी कंपनियां दिवाला घोषित कर रही है जिसका मतलब है कि कर्मचारियों को और पदनिवृत्ति होने वाले को पेंशन का लाभ नहीं होगा। पहली का टुकड़ा मध्यम वर्ग की सी तरह निभा रहा है और तरक्की करने में असफल रहा है। यूएस टुडे पत्रिका के अनुसार दो वेतन पाने वाले परिवार भी संघर्ष कर रहे हैं बढ़ती हुई महंगाई से, क्योंकि घर, आरोग्य रक्षण, शिक्षा आदि के काम दाम आसमान तक पहुंचे हैं। इनका सामना करते करते निवृत्ति के लिए बचत करना और बढ़ते हुए कर्जों को बोझ को उठाना बहुत ही कठिन हो रहा है। पहली का टुकड़ा 50 और 70 के बीच होने वाले कर्मचारियों के 45% कर्मचारी 65 साल के बाद भी काम करना चाहते हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार स्टॉक मार्केट में गए पैसों की वजह से और हेल्थ केयर के बढ़ते दामों की वजह से बहुतांश कर्मचारी अपनी पदनिवृत्ति में देर कर रहे हैं। ये सब टुकड़े जोड़ने के बाद आपको क्या दिखाई देता है? एक ऐसा चित्र आम अमेरिकन परिवार का। यह परिवार अपने घर के सामने खड़ा है। घर की हालत अच्छी है। लॉन बहुत अच्छी तरह कटा हुआ है। बच्चे मुस्कुरा रहे हैं मगर माँ और पिताजी के चेहरे चिंता से व्याकुल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनके तथाकथित मध्यम वर्गीय स्थिर चित्र के पीछे अंधेरा है। सुंदर लगने वाली यह जिंदगी कभी भी तबाह हो सकती है। आपकी जिंदगी का क्या हाल है? क्या पहली के इन टुकड़े में से कोई टुकड़ा आपकी जिंदगी का बयान कर रहा है? आपकी अपनी नौकरी में क्या आप कृतार्थ और प्रसन्न हैं? अपने परिवार में क्या आपके पैसों की चिंता बिल्कुल नहीं सताती? हर महीने में क्या आप अपने क्रेडिट कार्ड का बैलेंस भरते हैं? आपकी नौकरी का सुरक्षित और पर्याप्त वेतन देने वाली या क्या आप किसी पूर्णतः सफल व्यवसाय के मालिक हैं? इन सवालों में से किसी एक सवाल का भी उत्तर नहीं है तो आपको कार्यशील बनकर आगे आने वाले खतरनाक संकट के लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अपने सब अंडे एक ही टोकरी में मत रखिए। आपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए जिस बड़े चित्र का सपना देखा था उसमें आपकी जिंदगी की पहली के कुछ टुकड़े अगर नहीं ठीक तरह से बैठाए जा रहे हैं तो आपको अभी और इसी क्षण सक्रिय बनने की आवश्यकता है, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। घरेलू स्वर्ण आपको एक ऐसा मौका देता है कि जिसके कारण आपको अपने सब अंडे एक में वो नौकरी की टोकरी में रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। घरेलू स्वर्ण खदान से निकालकर आप अपनी आमदनी को एक पूरक आय जोड़ देते हैं जो हर हफ्ते कुछ डॉलर से लेकर हर महीना कुछ सैकड़ों डॉलर तक, हर साल कुछ हजार डॉलर तक हो सकती है। और इसकी शुरुआत करने के लिए फ्रेंचाइजीज के समान बहुत अधिक पैसों की भी जरूरत नहीं है। इसके लिए कुछ सैकड़ा डॉलर की जरूरी है। इसके अलावा आपको अपनी नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है। नौकरी करने के साथ साथ आप घरेलू स्वर्ण का लाभ उठा सकते हैं। अपनी पूर्णकालीन नौकरी करने के बाद सायंकाल में या सप्ताह के अंत में घरेलू स्वर्ण की संकल्पना दूसरों के साथ बांटकर आप अपनी आमदनी का विकेंद्रीकरण कर सकते हैं। घरेलू स्वर्ण की सुंदरता इसी में है, आप उसे पूर्णकालीन रूप से निकाल सकते हैं या अंशकालिक रूप से निकाल सकते हैं। आप अल्प मात्रा में इस सोने को निकाल सकते हैं या बहुत बड़ी मात्रा से भी निकाल सकते हैं। यह सिर्फ आपकी आवश्यकताओं पर निर्भर करता है, आपके उद्देश्यों पर और आपकी बुद्धि पर और कोशिशों पर निर्भर है। विकेंद्रीकरण कीजिए या मर जाइए।
इसके बारे में सोचकर देखिए, लोग अपनी आय का विकेंद्रीकरण क्यों नहीं कर सकते? हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो स्पर्धात्मक है। तंत्रज्ञान जहां पुराने व्यवसाय को नष्ट कर रहा है और एक नए व्यवसाय निर्मित कर रहा है। जैसे कि 10 साल पहले फैक्स मशीन की बिक्री जोरदार थी। फैक्स मशीन के उत्पादक और विक्रेताओं के 12 थे, मगर आज इंटरनेट के आगमन के बाद फैक्स मशीन टाइपराइटर की पंक्ति में आ गए हैं। इसलिए अब आप जो जान रहे हैं उसके अनुसार अगर आप ईस्वी सन 1990 के फैक्स मशीन के उत्पादक या विक्रेता है तो आपको अपनी आमदनी का विकेंद्रीकरण करना चाहिए या नहीं? यही बात है आपकी नौकरी को भी लागू है। आय का विकेंद्रीकरण तब नहीं किया जाता जब नौकरी से हाथ धोना पड़ता है या बुरे दिन आते हैं। विकेंद्रीकरण करने का समय अभी है। जब आप नौकरी कर रहे हैं, जब आपका व्यवसाय तेजी पर है, तभी विकेंद्रीकरण का वक्त है। व्यवसाय डूब जाने के बाद नहीं, कुछ थोड़े ही सालों में नाट्यात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। इन परिवर्तनों के लिए कुछ दशक या शतक नहीं लगते हैं। ऐसी हालत में चतुर लोग संकट के लिए योजना बनाते हैं और सुख की आशा रखते हैं। और संकट के लिए योजना बनाने का सबसे अहम और बड़ा हिस्सा यह है कि अभी के अभी अपनी आय का विकेंद्रीकरण करने में लग जाइए। जब निचला तंत्रज्ञान उच्च तंत्रज्ञान को हराता है, अपनी दुनिया की बदलने की रफ्तार अधिक तेज करने का काम तंत्रज्ञान करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि घर के एक निचले तंत्रज्ञान की कीमत शून्य हो गई है। इसके विपरीत कुछ पुराने उत्पादन इतने परिपूर्ण हैं, इतने उपयुक्त है कि उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। उदाहरण के लिए पेंसिल को लेते हैं। स्टार वॉर्स के चित्रपटों की निर्मित करने वाले ल्यूकास फिल्म के डिजाइन डायरेक्टर डोग चेंग को एक लोकप्रिय डिजाइन पत्रिका ने पूछा था कि इस 21वीं सदी का सर्वश्रेष्ठ आविष्कार कौन सा है। उन्होंने उत्तर दिया था, सबसे ज्यादा और औजार पेंसिल, जो 21वीं सदी की संभाव्य तांत्रिक वृद्धि की मदद करने में योगदान देगी, क्योंकि पेंसिल निर्मित कर सकती है, आदान प्रदान कर सकती है, रिकॉर्ड कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है और विचारों को आकार दे सकती है। पेंसिल सहजता से उपलब्ध होती है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, वह अपरिहार्य है। जब आप निचले तंत्रज्ञान की पेंसिल के बारे में सोचेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसके सामने उच्च तंत्रज्ञान नहीं टिक सकेगा। पेंसिल सस्ती होती है, छोटी होती है, इधर से उधर ले जाने के लिए बहुत ही आसान होती है, हमेशा चालू ही रहती है, वह कंप्यूटर जैसी नहीं है। अगर पेंसिल टूट गई तो उसे पैनी करके तुरंत उपयोग में लाया जाता है। इसलिए दुनिया का तंत्रज्ञान कितना भी हाई होने दो, पेंसिल का स्थान अटल ही रहने वाला है। घरेलू स्वर्ण के उत्पादनों के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि पीडीएच या इंटरनेट इक्विपेड सेलफोन हमें बहुत ही सनसनीखेज लगते हैं, परंतु एक बात सच है कि उनके सिवाय हम जी सकते हैं। लेकिन क्या आप शुद्ध पानी के सिवाय जी सकेंगे? सफाई के साधनों के बिना क्या आपका चल सकेगा? सेहत के लिए उपयुक्त दवाइयों के बिना या शैम्पू के बिना या फर्नीचर के बिना क्या जीना मुमकिन होगा? घर में आवश्यक ऐसे हजारों उत्पादन हैं जिनके बिना आपका जीवन नामुमकिन है। निचले तंत्रज्ञानों की वस्तुओं से बड़ा फायदा। जिस प्रकार एक सीधी सरल पेंसिल कलर तंत्रज्ञान के महत्वपूर्ण आविष्कारों की रूपरेखा बनाएगी, उसी प्रकार अपनी सर्वसाधारण घरेलू चीजें बढ़ती हुई जागतिक अर्थव्यवस्था को ईंधन देती रहेगी। आजकल हमेशा घरेलू स्वर्ण की मांग हमेशा बहुत बड़ी ही रहेगी। इसमें आपका अपना घर भी समाविष्ट है। पूरी दुनिया के घरों को घरेलू वस्तु और सेवाओं की पूर्ति करके हर साल लाखों करोड़ों डॉलर कमाएंगे। इनमें से कुछ पैसा हम भी क्यों न कमाएं? बड़ी ही तेज रफ्तार से बदलने वाली इस दुनिया में होशियार लोग अपनी आय का विकेंद्रीकरण करते हैं। इससे अगर आप सहमत
हिम्मत है तो अपने सब अंडे एक ही टोकरी में रखने के बजाय घरेलू स्वर्ण का लाभ उठाकर अपनी आय विकेंद्रित करने का मार्ग क्या सबसे अच्छा नहीं है? हर महीना आपको ये वस्तु और सेवा चाहे जैसे भी खरीदनी ही पड़ती है। आय का विकेंद्रीकरण करने की संकल्पना अर्थपूर्ण लगती है ना? उसी प्रकार घर के स्वर्ण की कल्पना भी अर्थपूर्ण है। तो आप किस लिए रुके हैं? आप का कल और समृद्ध करने के लिए अपनी आय का विकेंद्रीकरण कीजिए आज।